तो हेलो गाइस, स्वागत है अपना अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस जिम में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3, इसका नाम है मनुष्य में लैंगिक जनन। पिछली 3 वीडियो में अपन ने चैप्टर सेकंड की बात करी, इसका नाम था पुष्पी पात्र में लैंगिक जनन, और उसमें जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे, एग्जाम में आने वाले थे, उसके अपन ने बात करी। अपन चैप्टर 3 में बात करेंगे मनुष्य में लैंगिक जनन की। सबसे पहले अपन बात करें इसमें मार्क्स कि कितने नंबर का ये चैप्टर है और कितने ट्यूशन और कितने नंबर के इसमें ट्यूशन आने वाले हैं। टोटल मार्क्स है वो इसके टोटल 4 मार्क्स, जिसमें से एक पाएगा आपके वस्तुनिष्ठ हाफ नंबर का, एक आएगा आपके फिलिप हाफ नंबर का, और एक आएगा आपके लॉन्ग शॉर्ट टाइप का यानी कि दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3 नंबर का। ऐसे मिलाकर के अपने पास में ट्यूशन आएंगे, वो 3 ट्यूशन आने वाले हैं इस चैप्टर से। और जो दीर्घ उत्तरात्मक ट्यूशन आएगा उसका अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न है वो आपको एक एक नंबर की परिभाषा के रूप में यानी कि 1+1+1 के रूप में भी देखे जा सकते हैं, या फिर कोई प्रोसेस पूछता है तो वो डायरेक्ट आपको एक प्रश्न के अंदर प्रोसेस भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि अंडजनन को समझाओ, जेनेसिस को समझाओ, या स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाइए। ठीक है, तो अपन अब इसमें इसी अकॉर्डिंग अपन इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्या? मनुष्य में लैंगिक जनन। सबसे पहले अपन बात करें क्या लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन के अपन पिछले चैप्टर में बात करी थी कि ऐसा जनन जिनके लिए अपने को दो ऑर्गेनिज्म की, दो जीवों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो क्या होगा मेल और एक क्या होगा फीमेल। अभी अपन यहाँ पर बात करें कौन? मनुष्य की। तो एक तो सीधी सी बात, एक तो क्या होगा पुरुष होगा, एक होगी अपने पास में स्त्री। ठीक है, जब भी अपन लैंगिक जनन पढ़ते हैं, चाहे वो किसी पुष्प में पढ़ रहे हो या फिर मनुष्य में पढ़ रहे हो, किसी भी जीव में पढ़ रहे हो, तो अपने को सीधी सी बात है दो जीवों की आवश्यकता होगी, मेल और फीमेल की। तो सबसे पहले अपन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में जानेंगे, वहां पर मेल गैमेट्स बनाएंगे यानी कि नर युग्मक बनाएंगे। मनुष्य में जो नर युग्मक होगा उसका नाम होगा शुक्राणु, और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे जिसका नाम होगा क्या? मादा जनन तंत्र। और जो गैमेट्स बनेगा उसका नाम क्या होगा यहाँ पर? अंडाणु। ठीक है, अब अपन उन दोनों से पहले बात कर ले कि जो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है उसकी क्या क्या अवस्थाएं दे रखी है। तो आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहले अवस्थाओं की बात करा है कि लैंगिक जनन की क्या क्या स्टेज होती है। तो सबसे पहले देखो स्टेज क्या होती है, सबसे पहले होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण होना, नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होना क्या कहलाएगा? युग्मक जनन। अब दोनों युग्मक जब जब जनन हो जाएगा, दोनों युग्मक बन जाएंगे, उसके बाद में युग्मक जो गैमेट्स बन रहे हैं उनका क्या होगा? ट्रांसफर होगी। सीधी सी बात है, जो फीमेल गैमेट्स है वो स्टेबल होते हैं, वो अपनी जगह रहेंगे, जबकि जाना किसको पड़ेगा? जाना पड़ेगा बेचारे किसको? मेल गैमेट्स को। तो युग्मकों का क्या होगा? स्थानांतरण। जब युग्मक पहुंच जाएंगे, जो मेल गैमेट्स है फीमेल गैमेट्स के पास जब पहुंच जाएंगे, तो दोनों का आपस में क्या होगा? फ्यूजन होगा। मतलब कौन सी प्रोसेस होगी? निषेचन, बोले तो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस अपन सारी डिटेल में इसी चैप्टर में बात करने वाले हैं। निषेचन के बाद में क्या बनेगा? जायगोट, बोले तो युग्मनज का क्या होगा? निर्माण होगा। युग्मनज के निर्माण के बाद में क्या बनेगा? भ्रूण। ठीक है, अब भ्रूण बनने से पहले 2-3 अवस्थाएं आएगी, जिससे कि कौन सी अवस्था? मूरुलावस्था, फिर ब्लास्टुला अवस्था। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा? भ्रूण का रोपण, परिवर्धन, फिर नवजात शिशु का निर्माण, और नवजात शिशु के निर्माण के बाद में प्रोसेस आएगी कौन सी? प्रसव की, यानी कि बच्चा पैदा होने की। ये सारी प्रोसेस होती है मनुष्य में किसकी? लैंगिक जनन। ठीक है, ये लैंगिक जनन की जितनी भी अवस्थाएं है, इन्हीं अवस्थाओं के बारे में अपन पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए? निषेचन करवाने के लिए अपने को क्या चाहिए? युग्मक। युग्मक बनेंगे किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, और फीमेल वाले में, मेल वाले में तो अपने को सबसे पहले क्या चाहिए?
गेमेट्स, ये तो गेमेट्स कहाँ बनेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो मेल वाले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और फीमेल वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं अपन नर जनन तंत्र की। सबसे पहले अपन बात करते हैं नर जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम संधि बन सकता है, क्योंकि अपने को पता है इसमें देखो दो तो प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान वाले, तो वो तो हाफ हाफ नंबर के आएंगे, वो तो कहीं से पूछ सकता है। लेकिन जो इसमें जो प्रोसेस वाले चैप्टर होंगे, प्रोसेस वाले जो क्वेश्चन होंगे, तो प्रोसेस वाले क्वेश्चन में देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर बन रहा है, क्या बन रहा है कि नर जनन तंत्र का क्वेश्चन बन सकता है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, और उसको बनाने के साथ में आपको वर्षण की या टेस्टिस की अपने को क्या पूछ सकता है, संरचना पूछ सकता है कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्षण की संरचना समझाओ। इंटरनल भी पूछ सकता है, एक्सटर्नल भी पूछ सकता है, आंतरिक संरचना पूछ सकता है और बाह्य संरचना भी इसमें पूछी जा सकती है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर नर जनन तंत्र का और उसका नामांकित चित्र, तो किस प्रकार से बनाएंगे देखो। इस प्रकार से अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपने क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, आप वीडियो को वापस से रिपीट करके डायग्राम को बनाने की मेथड आप देख सकते हैं। ठीक है, कई बच्चों को इससे भी अच्छा डायग्राम बनाने आता हो, अच्छी बात। ठीक है, जिसको नहीं आता वो आप इसको देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें इसकी, जो है क्या, वृष को बोलते हैं क्या अपन, टेस्टिस। ठीक है, ये आई की जगह कई बार उसमें ई भी आ जाता है, तो वर्षण। तो वर्षण जो होते हैं वो यहाँ पर कौन से जननांग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर क्या बनेंगे, अपने मेल गेमेट्स बनेंगे। ठीक है, स्पर्म बनेंगे। अब जो वर्षण होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें, वर्षण कोश में। वर्षण कोश को बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, क्यों पाए जाते हैं अभी बात करने वाले। ये इसको, इस नली को बोलते हैं क्या, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी बोले तो वास डिफरेंस। शुक्रवाहिनी जाएगी यहाँ पर इसके पास में, यहाँ पर एक लेंस होगी जिसका नाम होगा शुक्राशय। शुक्राशय को बोलते हैं क्या, सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय के पास में ही यहाँ पर एक ग्लैंड और होती है, इसको बोलते हैं क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसी के पास में एक और ग्लैंड होगी जिसको बोलेंगे अपन क्या, काउपर ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये है क्या,
मूत्राशय को बोलते हैं अपन क्या, यूरिनरी ब्लैडर। अब शुक्रवाहिनी जब जाएगी शुक्राशय के पास, तो शुक्राशय जो नली निकलेगी उन दोनों जो नलिकाएं हैं मिलकर यहाँ पर इस पोर्शन पर एक नलिका बनाएंगे, उसको बोलेंगे अपन इजेक्यूटली। उस नली को बोलेंगे अपन क्या, स्खलन वाहिनी, इजेक्यूलेटरी वेसल्स। ठीक है, स्खलन वाहिनी से फिर निकलेगी अपने क्या, मूत्र वाहिनी, यूरेथ्रा। अभी मूत्र वाहिनी है, ये दोनों का काम करेगी। यहाँ पर मूत्र का यानी कि यूरिन का भी एक्सप्रेशन होगा और यहीं से स्पर्म भी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो कभी कभी इस मूत्र वाहिनी को बोला जाता है मूत्र जनन नलिका, क्योंकि दोनों काम कर रही है, यूरिन का भी उत्सर्जन कर रही है, इसके साथ में शुक्राणु भी इसी भाग से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, फिर लास्ट में जो संरचना आती है उसको बोलते हैं अपन क्या, शिश्न, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पेनिस। ठीक है, जिसके द्वारा मेल गेमेट जो स्पर्म होते हैं उनको फीमेल गेमेट तक पहुंचाया जाएगा। शिश्न का जो अग्रभाग है उसको बोलते हैं अपन क्या, शिश्न मुंड। वो जो शिश्न मुंड होता है वो शिश्न मुंड एक पतले आवरण से यहाँ पर ढका हुआ रहेगा, एक झिल्ली से ढका हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं अपन क्या, अग्रछद, अग्रछद बोलते हैं। तो ये हो गए अपने क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र के भाग। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए एक तरीके से कि नर जनन तंत्र का नामांकित बनाइए। तो आप इस एकदम सिंपल सा डायग्राम है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है, एकदम सिंपल सा डायग्राम है, इसको देख लेना इस प्रकार ये बना है। अब अपन बात करेंगे इनके एक एक पार्ट्स की, किस प्रकार से कौन से पार्ट का क्या कार्य है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें किसकी, कि वर्षण कोष पाए जाते हैं किसमें, सॉरी वर्षण पाए जाते हैं किसमें, वर्षण कोष में। ठीक है, वर्षण पाए जाते हैं किसमें, वर्षण कोष में। अब वर्षण कोष में क्यों पाए जाते हैं, ये प्रश्न भी पूछ सकता है, इसको रिक्त स्थान के रूप में भी पूछ सकता है कि वर्षण स्थान में पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं, वर्षण कोष में। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षण कोष का जो टेम्परेचर है, इस वर्षण कोष का स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर से कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि वर्षण कोष का टेम्परेचर अपनी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कमेंट में बताएंगे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो उससे कितना होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। किस लिए, क्योंकि इस टेस्टिस में वर्षण में क्या बनने वाले हैं, इसमें बनने वाले हैं क्या, शुक्राणु, स्पर्म बनने वाले हैं। तो स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर है वो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए, तो इसलिए वर्षण कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा के बाहर, अपनी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर किसमें पाए जाते हैं, वर्षण कोष में, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, स्पर्म बने। ये हो गया अपने क्या, वर्षण कोष। ठीक है, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में क्या आती है अपने, शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी क्या होगी, वहां से डिफरेंस क्या होती है कि वर्षण से यहाँ पर जो स्पर्म बनेंगे वर्षण में, उन स्पर्म को लेकर जाएगी कहाँ पर, शुक्राशय तक, बोले तो सेमिनल वेसिकल तक लेकर जाने का क्या करती, काम करती है। इसके अगर अपन लेंथ देखें तो अप्रोक्सीमेट इसकी जो लेंथ होगी वो लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होगी, लेंथ होती है, जो इसको स्पर्म को, शुक्राणु को कहाँ तक लेकर जाएगी, शुक्राशय तक लेकर जाती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है वो आता है इसके अंदर क्या, स्खलन वाहिनी। बोलो चलिए तो ये तीनों ग्लैंड्स है, तो इनको अपन ग्लैंड्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या है, ये ग्लैंड्स है, तो इनको अपन अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद में आती है क्या, स्खलन वाहिनी। बहुत बार कंफ्यूजन होता है सर स्खलन वाहिनी कहाँ पर है। स्खलन वाहिनी का मतलब है कि जहां से शुक्रवाहिनी जा रही है या शुक्राशय वाहिनी निकल रही है, दोनों जहां पर मिल रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, स्खलन वाहिनी बोलेंगे। क्यों, शुक्रवाहिनी क्या करेगी, शुक्राणु को ले जाकर छोड़ देगी शुक्राशय में, शुक्राशय से फिर क्या निकलेगी, इजैक्युलेट होगी क्या, स्पर्म, तो वो दोनों मिल करके वहां पर क्या बनाएगी, स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी फिर क्या करेगी, यहाँ से मूत्र वाहिनी, मूत्राशय से जो आ रही है उससे जुड़ जाएगी। उससे जुड़ने के बाद में तो मूत्र का भी उत्सर्जन उसी में होगा और स्पर्म का उत्सर्जन है वो भी इसमें होगा। तो मूत्र नलिका के बारे में आप जानते हो। उसके बाद में आता है क्या, शिशन।
ये नर जनन तंत्र में एक मैथुनियन है। मैथुनियन का मतलब होता है कि जो मेल गेमेट्स को फीमेल गेमेट्स के अंदर क्या करेगा, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे क्या करेगा, इजुकुलेट करेगा, छोड़ेगा वहां पर। ठीक है, इसका जो अग्रभाग है, फुला हुआ है आगे वाला, वो कहलाता है क्या, शीशन मुंड। और इस शीशन मुंड के आगे ये पतली झिल्ली से ढका होता है, इसको बोलते हैं अपन क्या, अग्र छत्र की सेफ्टी के लिए होता है। तो ये हो गए अपने क्या, मेल रिप्रोडक्टिव के एसेसरी ऑर्गन, मतलब सहायक अंग। अभी मैंने जिनका वर्णन किया है, देखो मैंने अभी तक टेस्टिस के बारे में नहीं बताया, क्या क्या बताया, स्क्रोटम वृषणकोश, वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी, पहला, दूसरा, तीसरी क्या पढ़ी अपन ने, स्खलन वाहिनी, चौथी क्या पढ़ी अपन ने, उत्तर वाहिनी, पांचवा क्या पढ़ा अपन ने, शीर्षक। तो ये पांच क्या है, सहायक अंग है, जिनको क्वेश्चन के रूप में पूछ ले। इसी के साथ में नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इन्हीं चार सहायक जनन अंगों का क्या करो, वर्णन करो। तो मैंने पांच बता दी, इनमें चार पूछता है, तीन पूछता है, दो पूछता है, तो आप इनका डिटेल लिख सकते हो। अब अपने पास में दो चीजें बच गई, एक तो क्या बच गया अपने पास में टेस्टिस, एक बच गई अपने पास में पाई जाने वाली क्या, ग्लैंड्स। तो अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है अपने क्या, कि वृषण की संरचना, वृषण की संरचना का वर्णन कीजिए। टेस्टिस की, एक तो क्या बच गया अपने पास में टेस्टिस, एक बच गई अपने पास में पाई जाने वाली क्या, ग्लैंड्स। तो अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है अपने क्या, कि वृषण की संरचना, वृषण की संरचना का वर्णन कीजिए। टेस्टिस की स्ट्रक्चर को समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में 3 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है, इंटरनल भी पूछ सकता है, एक्सटर्नल भी पूछ सकता है। देखो, वर्षण संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, दो, दो मतलब एक जोड़ी। देखो दोनों एक ही है लेकिन अंतर भी है, दो और एक जोड़ी में अंतर भी है, एक भी है। इस वजह से दो है, दो का मतलब तो एक जोड़ी का मतलब भी दो। एक जोड़ी का मतलब क्या है, कि दोनों जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगी, उसको एक पेयर बोलते हैं। ठीक है, और संख्या दो मतलब दो ही है। तो ये वर्षण होते हैं, टेस्ट कितने होते हैं, एक पेयर में होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लोकेशन क्या है इसकी, स्थिति क्या है, स्थिति है कहाँ पर, वर्षण कोश में। अभी पढ़ा अपन ने, वर्षण कोश में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, उसका कारण मैंने भी बता दिया। क्यों, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, कम टेम्परेचर, कम चाहिए तो कितना चाहिए, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वो कौन प्रोवाइड करवाता है, वो प्रोवाइड करवाता है वर्षण कोश। ठीक है, अब अपन बात करें इनकी आकार की, तो इनकी जो लेंथ होती है, लेंथ होती है इनकी लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर। इनकी जो चौड़ाई होगी, विड्थ होगी, वो कितनी होगी, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, संख्या हो गई दो, स्थिति हो गई वर्षकोश में, आकार की बात करें तो लेंथ हो गई 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ हो गई इसकी क्या 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर इसके अपन कार्य की भी बात नहीं कर ले, कार्य की बात करें तो इसके मेनली दो काम है। पहला तो क्या, पहला जो मेल हार्मोन होगा, कौन सा, एंड्रोजन, या इसी को बोले अपन क्या, टेस्टोस्टेरोन, उस हार्मोन का स्रावन करेगा, सिक्रेशन करेगा, वो टेस्टिस हार्मोन। कौन करेगा, अभी अपन बात करने वाले हैं। और दूसरा जो मेन काम है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, क्या, शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, तो शुक्राणु का निर्माण करेगा और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करेगा। जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, जो कि मनुष्य में, वो भी किसमें, नर में, जो सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, उनके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये दो इसके क्या हो गए, काम हो गए। ये वर्षण की ओनली क्या हुई है, आउटर स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाले, ये रिक्त स्थान के रूप में पूछ सकते हैं कि वर्षण का खाली स्थान है, खाली स्थान कार्य है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण और शुक्राणु निर्माण का कार्य। ठीक है, ये हो गई वर्षण की बाहरी संरचना। अब अपन बात करें इसकी क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर की। ठीक है, ठीक है, अपन बात करें इसकी वर्षण की क्या, आंतरिक संरचना। तो देखो आंतरिक संरचना की अगर अपन बात करते हैं, मतलब वर्षण को अगर अपन काट कर देखें तो अपने को उसमें क्या दिखेगा, उसके अंदर अपने को लगभग 250, लगभग कितनी, 250 अपने को खाली जगह दिखाई देगी। उन खाली जगहों को अपन बोलते हैं क्या, वर्षण पालिकाएं।
बोले तो टेस्टिस लोब्यूल। तो वृषण के अंदर क्या पाई जाती है? लगभग 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती है। और हर जो वृषण पालिका है, ईच टेस्टिस लोब्यूल्स हैव 1 to 3 क्या जर्म ट्यूब्यूल्स, या कह सकते हैं उनको शुक्राणु जनन नलिकाएं। और हर जो वृषण पालिका है उसके अंदर पाई जाती है लगभग 1 से 3 क्या शुक्राणु जनन नलिकाएं, जिनको बोलते हैं क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस, ठीक है। यानी कि वृषण के अंदर लगभग 250 क्या होती है टेस्टिस लेवल, एंड ईच टेस्टिस लेवल हैव 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब शुक्राणु जनन नलिकाओं की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी भी दो भाग हुए हैं। एक तो इसका इंटरनल पार्ट हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा आउटर पार्ट हो जाएगा। अपन डायग्राम से अगर इसको समझे तो इसका जो डायग्राम आपके प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है। वृषण का एक छोटा सा पार्ट है, वृषण का एक छोटा सा पार्ट है, उसके अंदर क्या है बहुत सारी वृषण पालिकाएं। अपन एक वृषण पालिका ली है मान लो, अब उसके अंदर ये अपन ने ली क्या शुक्राणु जनन नलिका। ऐसे और भी होगी, कट चुकी है, ठीक है। अभी इस बोल से गोल के दिख रही नलिका है जिसमें आगे मार्कर है, ये नलिका थी पूरी। इस नलिका को अपन अपने यहाँ से काट लिया, ये कैसे दिखेगी? इसमें गोल दिखेगी, तो ये गोल वाली, ठीक है। एक वृषण पालिका ली है, उसके अंदर 1 से 3 क्या है, ये दूसरे क्या है, ठीक है। अब अपन इस शुक्राणु जनन नलिका की बात करें, अगर इस नलिका की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर इस प्रकार की पिरामिड नुमा सेल्स होगी, पिरामिड नुमा कोशिकाएं पाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें गोलाकार कोशिकाएं भी होगी। इंटरनल स्ट्रक्चर वृषण की बनाना देख लो, पूछ ले तो ऐसे इनमें भी होगी, इनमें भी होगी, ठीक है। बनाओ तो बनाओ, ले अपन एक को समझेंगे। ये जो आपको पिरामिड नुमा सेल्स दिख रही है, इनको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है जिनका नाम है क्या सर्टोली कोशिकाएं। बहुत बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है इसके बारे में। ये जो आपको राउंड शेप की सेल दिख रही है, इनको बोलेंगे पर क्या शुक्राणु जनन कोशिकाएं। मेल जर्म सेल, या इन्हीं को बोलेंगे अपन आगे स्पर्मेटोगोनिया। और इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में एक प्रोसेस के थ्रू क्या बनते हैं स्पर्म। यहाँ पर बनेगी इसमें स्पर्म, ये क्या होगी इसमें स्पर्म शुक्राणु। इंटरनल पार्ट में तो ये सारी चीजें, इसका जो आउटर पार्ट है ये वाला बाहर वाला, ये वाला जो खाली जगह है, इसको बोलते हैं पर अंतराली अवकाश। और इस अंतराली अवकाश में कुछ सेल्स पाई जाती है, कुछ क्या होती है इसमें ट्यूब्यूल्स होती है, रक्तवाहिकाएं होती है। टेस्टिस को भी तो ब्लड चाहिए, हर ऑर्गन को ब्लड चाहिए, तो यहाँ पर ब्लड लाने के लिए क्या होगी रक्तवाहिकाएं होगी, ब्लड वेसल्स होगी। लेकिन जो मेन आती है वो अंतराली अवकाश के अंदर जो सेल पाई जाती है, उस सेल को बोलते हैं क्या लैडिंग सेल, लैडिंग कोशिका। हिंदी में बात करते हैं उसको बोल देंगे, क्योंकि किसमें अंतराली अवकाश में, तो उसको बोलते हैं अंतराली कोशिका। ये वृषण की क्या हुई आंतरिक संरचना। अब काम क्या है, सर्टोली कोशिकाओं का काम पूछता है।
सर्टोली कोशिकाओं का क्या काम है? तो सीधी सी बात है, शुक्राणु जनन कोशिकाओं को क्या बनाना है? शुक्राणु बनाना है। तो इनको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। वो कौन देगी? ये देगी सर्टोली कोशिकाएं। इनको क्या देती है? पोषण पदार्थ या पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाती है। ये इसका काम हो गया, तभी जाकर क्या बन पाएगी? शुक्राणु बन पाएंगे, वरना ये भी शुक्राणु नहीं बना पाएगी। तो ये अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। फिर बात करें इनका क्या काम? इनका काम अभी मैंने पढ़ा कि वर्षण का दो काम बताए मैंने, एक तो शुक्राणु बनाना, एक दूसरा क्या था? टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करना। तो टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन कौन सी सेल करती है? कोलेडिक सेल करती है। ठीक है, तो ये हो गई अपने क्या वर्षण की आदि। सर समझ गए तो समझ तो गए, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको? समझ में तो सारा आ गया, लेकिन अपन इसको समझाएंगे कैसे? कोई दिक्कत नहीं है। समझाना क्या है? सबसे पहले वर्षण टॉपिक डालो, लिखो नीचे वर्षण की यादृक, यही लिखो वर्षण की यादृक। तो ना स्टार्ट करो कहाँ से? यहाँ। अगर इंटरनल पूछता है तो कहाँ से स्टार्ट करो? कि प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, जो क्या कहलाती है? जिन्हें वर्षण पालिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट लाइन आ जाओ। फिर लिखोगे क्या? कि प्रत्येक वर्षण पालिका में 1 से 3 शुक्राणु जनन नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, शुक्राणु जनन नलिकाओं के दो भाग होते हैं, आंतरिक भाग और बाहरी भाग। आंतरिक भाग के अंदर क्या होगी? पिरामिड आकार की कोशिकाएं होती है, जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं, जो शुक्राणु जनन कोशिकाओं को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे? कि शुक्राणु जनन कोशिकाओं का मुख्य कार्य शुक्राणु का क्या करना है? निर्माण करना है। ये खत्म। फिर बाहर वाले पार्ट में कि शुक्राणु जनन नलिकाओं के बाहर का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? अंतराली अवकाश कहलाता है, जिसमें लेडिंग कोशिकाएं और क्या पाई जाती है? रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। रक्त वाहिकाएं वर्षण को रक्त उपलब्ध करवाती है, ब्लड प्रोवाइड करवाती है। और लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या किया जाता है? श्रावण किया जाता है। ये लो आपके हो गए वर्षण की आदर्शना और डायग्राम बनाकर आ जाए। तो अपने को पूरे के पूरे कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अब अपने को ये पता चल गया शुक्राणु कहाँ बन रहे हैं। शुक्राणु कहाँ बन रहे हैं? तो शुक्राणु बन रहे हैं इसके अंदर शुक्राणु जनन कोशिकाओं द्वारा। किसमें बन रहे हैं? शुक्राणु जनन नलिकाओं। ठीक है, अब इन शुक्राणुओं को लेकर कौन जाएगा? यहाँ से निकालेंगे कौन इनको? तो वो देखेंगे अपन। देखो अभी अपन जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो वहां पर अपन ने जो वर्षण पढ़ा, यहाँ से क्या जा रही थी? नलिका जा रही थी। तो वहां पर एक चीज रही क्या? कि वर्षण के ऊपर एक संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं क्या? एपिडिडाइमिस, बोले तो अधिवर्षण। ठीक है, एक तो अधिवर्षण होती है, और एक इसी के पास में अगर वे वर्षण की संरचना काट के देखो, यहाँ पर ये तो हो गया वर्षण। यहाँ वर्षण से बहुत सारी क्या निकली? ये शुक्राणु जनन नलिकाएं निकली, और इस शुक्राणु जनन नलिकाएं किसके पास चली गई? इस अधिवर्षण के पास। तो यहाँ से जो नलिकाएं निकल रही है, आप अपनी बुक में देखना कि वर्षण को काट करके यहाँ से नलिकाएं निकाल कर दिखाई हुई है, इसको बोलते हैं वर्षण जाल, वर्षण जाली। ठीक है, रेड टेस्टिस। और रेड टेस्टिस से यहाँ से जो नलिकाएं निकल कर इसके पास जा रही है, उनको बोलते हैं शुक्रवाहिकाएं। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिकाएं। ध्यान रखना, वहां पर रह गया था ये। तो अधिवर्षण, शुक्रवाहिकाएं और वर्षण जाल, ये भी किस में ही आते हैं? सहायक जनन अंगों में ही आएंगे। ठीक है, तो सहायक जनन अंगों में कौन कौन हो गए? शुक्रवाहिनी हो गई। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम सीरियल वाइज की बात कर ले, तो सबसे पहले क्या हो गया? इसमें वर्षण जाल हो गया, वर्षण जाल के बाद में शुक्रवाहिका होगी, शुक्रवाहिका के बाद में अधिवर्षण हो गया। अधिवर्षण का मतलब एपिडिडाइमिस। अधिवर्षण का काम क्या है? अधिवर्षण का काम है ये शुक्राणुओं को, शुक्राणुओं का क्या करता है? परिपक्वन करेगा, उनको मेच्योर करेगा, और इसके अलावा उनको गति करने में क्या करेगा? भाई यहाँ से वो गति करके जाए, मूवमेंट कराने में क्या करता है? ये सहायता करता है। ठीक है, शुक्रवाहिका का क्या काम है? शुक्रवाहिका का काम देखो, अभी अपन ने वर्षण की जो आंतरिक संरचना पढ़ी, उसमें अपन ने क्या पढ़ी? शुक्र जनन नलिकाएं। तो बहुत सारी शुक्र जनन नलिकाएं निकलेगी, सारी निकल करके किस में जाएगी? वर्षण जाल में। तो वर्षण जाल से अधिवर्षण में शुक्राणुओं को कौन लेकर आएगी? तो वो कौन लेकर आएगी? यहाँ पर शुक्र वाहिकाएं लेकर आएंगी।
शुक्रवाहिका उस किस में जाएगा, अधिवर्षण से निकल करके शुक्रवाहिनी शुक्राणु को किस में पहुंचा देती है, शुक्राशय के अंदर पहुंचा देती है। तो वहां पर आप तीन चीजें और आप ध्यान में रख लेना, जो भी एक सहायक जनन वो तो 5 तो हो गए थे, 3 हो गए अपने पास में, क्या शुक्रवाहिका, वर्षण काल और अधिवर्षण। तो अपने पास में वर्षण हो गया, सहायक जनन अंग हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट आती है इसमें अपने पास में क्या, सहायक जनन ग्रंथियां। अब अपन बात करते हैं इसकी सहायक जनन ग्रंथियों की। ग्रंथि का मतलब क्या होता है, ग्रंथि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्लैंड्स। ग्रंथि का मतलब क्या है, जहां पर भी ग्रंथि शब्द आ जाता है, ग्रंथि शब्द का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि वो कोई ना कोई क्या निकाल रही है, पदार्थ स्रावित कर रही है, उससे कोई ना कोई हार्मोन एंजाइम कुछ ना कुछ तो सीक्रेट हो रहा है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या, ग्रंथि। तो अपने पास में 3 है, क्या क्या, पहला तो शुक्राशय, दूसरा क्या है अपने पास में प्रोस्टेट, तीसरी है अपने पास में काउपर। ठीक है, शुक्राशय देखो नाम से पता चल रहा है, शुक्राशय मतलब शुक्राणु को क्या करेगा, एक तो संग्रहण करेगा उनका, और एक उनको क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। इस शुक्राशय से क्या निकलेगा, एक शुक्रिय द्रव निकलेगा, क्या निकलेगा, शुक्रिय द्रव। और ये जो शुक्रिय द्रव है, ठीक है ना, ये जो सेमिनिफेरस सॉरी शुक्राशय द्रव निकलेगा, ये शुक्राशय द्रव के अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज, प्रोटीन वगैरह मतलब बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शुक्राणु को क्या करेंगे, पोषण प्रदान करेंगे, क्योंकि उनको जाना है, ठीक है ना, उनको जाना है आगे तक, उनको गति करनी है, तो उनको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा देने का काम, पोषण देने का काम कौन करेगा, शुक्राशय करेगा। और ये शुक्रिय द्रव आगे चलकर किसके निर्माण में, वीर्य के निर्माण, वीर्य को बोलते हैं इसमें क्या, सीमन, तो सीमन के निर्माण में काम करेगा। ऐसी प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि है, इनके द्रव भी क्या निकाले जाएंगे, द्रव पदार्थ निकाले जाएंगे। ये द्रव पदार्थ क्या करेंगे, ये द्रव पदार्थ इसी वीर्य का निर्माण करेंगे। वीर्य क्या होता है, वीर्य का मतलब सीमन क्या होता है, वीर्य का मतलब होता है क्या, शुक्राणु प्लस 1 2 3 शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर, तीनों जो ग्रंथियां हैं उनके द्वारा जो स्राव निकल रहा है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं, जो शुक्राणु की गति के लिए उनको एक माध्यम प्रदान करेगा कि शुक्राणु उसमें तैर करके गति करके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जा सके। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा कुछ लुब्रिकेंट्स पदार्थ में निकाले जाते हैं। तो इंटरकोर्स के टाइम यानी कि जब मैथुन क्रिया जब होती है तो उस समय लुब्रिकेट यानी कि लुब्रिकेशन बनाने के लिए ये पदार्थ स्रावित किए जाते हैं, जिससे लुब्रिकेशन बनता है और शुक्राणु आसानी से वेजाइना और उसके बाद में यूटेरस होते हुए कहां पर पहुंच सके, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके, एडवाइस तक पहुंच सके। तो ये अपने पास में नर जनन तंत्र लगभग लगभग क्या कंप्लीटली पूरा हो चुका, जिसके अंदर अपन ने एसेसरी ऑर्गन यानी कि सहायक जनन पढ़ लिए, उसके बाद में प्राइमरी ऑर्गन यानी वर्षण पढ़ा, वर्षण की इंटरनल और आउटर स्ट्रक्चर पढ़ ली। इसके बाद में अपन ने तीनों क्या, सहायक जनन ग्रंथियां, चित्र हो गया, चित्र के बाद में वर्षण की आंतरिक संरचना का चित्र, तो 2 चित्र इसमें है, ये ग्रंथियां है देखो 3 ही है, तो सीधी बात 3 नंबर का प्रश्न इसमें पूछ सकता है, सहायक जनन पूछ सकता है, वर्षण की संरचना पूछ सकता है, या फिर नर जनन तंत्र का वर्णन पूछ सकता है। नर और मादा जनन दोनों की प्रैक्टिस करना आप आराम से, एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अपना नर जनन तंत्र पूछ चुका है क्या, कंप्लीट। तो बात करते हैं अपन मादा जनन तंत्र, ये है आपके सामने क्या, मादा जनन तंत्र। बात करें अपन इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, देखो इसके अंदर अपन सबसे पहले बात करें तो जो प्राइमरी ऑर्गन होंगे ये, इनको बोलते हैं अपन क्या, अंडाशय, अंग्रेजी में बोले तो ओवेरी। ठीक है, ओवेरी के बाद में अपन बात करें मेन प्राइमरी ऑर्गन होंगे। अब बच्चे जो कौन से होंगे इसके, एसेंशियल यानी कि सहायक जनन होंगे, या इनको द्वितीय जनन भी बोलेंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है ये पूरी, ये होती है क्या, फेलोपियन ट्यूब। इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अपन बात करें कि फेलोपियन ट्यूब है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं अपन क्या, इनफंडिबुलम, हिंदी में इसको कीपक बोलते हैं।
नेक्स्ट जो भाग होता है, जो सबसे मेन पार्ट है, जहां पर ही फर्टिलाइजेशन होगा, उसको बोलते हैं क्या, एम्पुला। हिंदी में बोला जाता है इसको तुम्बिका। अजीब सा नाम है ना, तुम्बिका। और उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसका, इसको बोलते हैं क्या, स्थमस, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको संकीर्णक। और ये जो तीनों पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट्स ही, और ये जो तीनों पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट्स ही कहलाते हैं क्या, फेलोपियन ट्यूब। बोले तो अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये हो गई अपने क्या, फेलोपियन। अब आता है जो मेन पार्ट इसका, जहां पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, भ्रूण का क्या होगा, परिवर्तन होगा, उसका नाम है इसमें क्या, गर्भाशय, यूट्रस। तो ये पूरा क्या है, गर्भाशय है, जिसको अपन नॉर्मली बच्चेदानी भी बोलते हैं, या इसको कोख भी बोला जाता है, ठीक है ना, वो वाली। तो अपन बात करें गर्भाशय के भाग की, तो देखो भाग कितने हैं, स्तर कितने अलग अलग होते हैं, पार्ट्स और लेयर। तो पार्ट्स होंगे तो पार्ट्स भी तीन होंगे, कौन कौन से, ऊपर वाला जो पार्ट्स है, ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट्स है उसको बोलेंगे अपन क्या, फंडिस। बीच वाला जो ये भाग है इसको बोलेंगे गर्भाशय गुहा। और जो लास्ट वाला सकरा भाग है इसको बोलते हैं गर्भाशय गिरवा। ये तो हो गए इसके पार्ट्स। अब बात करें इसकी लेयर। लेयर की अपन बात करें तो एक, दो और तीन इसकी क्या होगी, लेयर होगी। ठीक है, तो तीन लेयर की अपन बात करें तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी इसको बोलते हैं अपन क्या, एपिमेट्रियम। बीच वाली होगी उसको बोलेंगे अपन क्या, मायोमेट्रियम। और ये सबसे लास्ट वाली होगी उसको बोलेंगे अपन क्या, सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी उसको बोलेंगे अपन पेरीमेट्रियम, बाह्य स्तर। बीच वाली जो लेयर होगी उसको बोलेंगे अपन क्या, मायोमेट्रियम। और जो सबसे लास्ट वाली परत होगी उसको बोलेंगे अपन क्या, एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये हो गई अपने एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भाशय की तीनों लेयर, पेरीमेट्री, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अब अपन बात करें जो इसकी लास्ट पार्ट है, वो इसको बोलते हैं अपन क्या, योनि। बोले तो रह जाए, यही वो पार्ट है जो मेल गेमेट्स यानी कि बोले तो स्पर्म्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद इसको कहां पर पहुंचाएगा, यूट्रस तक। यूट्रस के बाद में कहां पर आएगा, एम्पुला पार्ट तक आएंगे, वहां पर अगर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने मादा जनन तंत्र का चित्र और इसके क्या हो गए, भाग। अपन एक एक करके इन सब चीज को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अंडाशय को अपन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन बात करें इसके एसेंशियल ऑर्गन्स की। अगर अपन बात कर ले तो अपन ने अंडवाहिनी की बात कर ली, दो अंडवाहिनी होती है, वन पेयर होता है। ठीक है, इनकी भी लेंथ लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर, लगभग लंबाई जो होती है कितनी उनकी 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। तीन इसके भाग होते हैं, वो भाग जो अंडाशय से जुड़ा हुआ है, अंडाशय के सबसे पास में है, उस भाग को बोलते हैं क्या, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम पार्ट पर ऐसी प्रोजेक्टाइल स्ट्रक्चर होती है, जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको बोला जाता है क्या, हिंदी में तो बोलते हैं क्या, झालर। और इंग्लिश में बोलते हैं इनको फिम्ब्री। जो क्या करेगी, यहाँ पर ओवेरी में क्या बनेगा, एक एग जो बनेगा, ओव्यूम जो बनेगा, अंडाणु जो बनेगा, उस अंडाणु को यहाँ से ये क्या करेगी, रिसीव करेगी। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका क्या, एम्पुला। एम्पुला वो पार्ट है जहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी के रिक्त स्थान पार्ट में होती है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, वहां पर एम्पुला पार्ट आएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है कौन सा, स्थमस, जो गर्भाशय से जुड़ा होता है। ये तो हो गई अपनी फेलोपियन ट्यूब। बात करें अपन किसकी, गर्भाशय की। गर्भाशय के मुख्य तीन भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग, खुला हुआ भाग जो होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, फंडिस। इसके बाद में बीच वाला भाग होता है उसको बोलेंगे अपन क्या, गर्भाशय गुहा। और सबसे लास्ट वाला जो सकरा भाग होता है उसको बोलेंगे अपन क्या, गर्भाशय ग्रीवा। बात करें अपन लेयर की,
गर्भाशय के मुख्य कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर का स्तर, मायोमेट्रियम सबसे मध्य का स्तर और एंडोमेट्रियम जो सबसे क्या होता है? आंतरिक स्तर होता है। अब अपन इनकी बात करें, पेरीमेट्रियम में तो सुरक्षा काम करेगा। मायोमेट्रियम इसका क्या काम है? जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी नहीं, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन का, संकुचन का कार्य किसका रहेगा? मायोमेट्रियम का। तो प्रश्न पूछ ले कि प्रसव क्रिया के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत सहायक होती है? तो कौन सी परत सहायक होती है? वहां पर ध्यान रखना, मायोमेट्रियम परत सहायक होती है। उसके बाद में तीसरी बात करें अपन किसकी? एंडोमेट्रियम की, गर्भाशय के अंत स्तर की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गर्भाशय का। क्यों? क्योंकि इसी पार्ट में क्या होगा? एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, भ्रूण का रोपण होगा। किस पार्ट में? एंडोमेट्रियम में। इसी एंडोमेट्रियम से यहाँ पर जो एम्ब्रियो है, इसी पार्ट में क्या होगा? यहाँ पर एम्ब्रियो जुड़कर यहाँ से पोषण लेता रहेगा और 9 मंथ तक इसी से जुड़ा रहेगा। उसके बाद में जब पूरा जो बेबी है, चाइल्ड डेवलप हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ से अलग होगा, फिर उसके बाद में प्रसव क्रिया होगी। तो एंडोमेट्रियम सबसे मुख्य परत है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है, यही यहाँ से क्या होगी? ब्रेकडाउन होगी और ब्रेकडाउन होकर यही किसके रूप में? ब्लड के रूप में योनि से बाहर निकलती, जिसको अपन ब्लीडिंग बोलते हैं। तो वो ब्लीडिंग होती है, वो इसी की वजह से होती है। और ये जो लेयर है कब बनी रहेगी, कब नहीं बनी रहेगी, वो ध्यान रखना कि जब जरूरत होगी तो बने रहेगी। अब जरूरत कब होगी? जब फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो इंटरनल लेयर बनी रहती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओव्यूम का तो काम है यहाँ पर हर 28 दिन की अवधि के दौरान, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यहाँ से बनना, यहाँ से निकलना, यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पर स्पर्म भी आ जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये इनर लेयर टूटेगी नहीं, बनी रहेगी। और कब तक बनी रहेगी? 9 मंथ तक बनी रहेगी। ठीक है, मतलब 9 मंथ तक पीरियड्स नहीं आएंगे, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, तब तक ये बनी रहेगी। बट मान लो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये परत क्या हो जाती है? वापस से टूट जाती है और बाहर निकल जाती है, जिसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पढ़ेंगे। तो ये हो गए अपने मादा जनन तंत्र के भाग और इसके सहायक। नेक्स्ट पार्ट में अपन या नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? अंडाशय। ठीक है, अंडाशय क्या होता है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंडाशय। अंडाशय की अपन बात करें तो सबसे पहले बात करें अपन इसकी स्थिति कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी अपन डायग्राम में देखा था कि कहाँ पाए जाते हैं ये? गर्भाशय के दोनों ओर किससे जुड़े होते हैं? स्नायु तंतुओं से जुड़े होते हैं, स्नायु से जुड़े होते हैं। ठीक है, बात करें अपन इनकी भी आकार, तो आकार अगर देखें तो इनका लगभग जो आकार गोलाकार या कह सकते हैं कि बादाम आकार के, बादाम के जैसे आकार इनका होता है। ठीक है, अपन बात करें इनके आकार में, तो इनकी जो लंबाई होती है, लंबाई होती है लगभग 2 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई होगी, सॉरी लंबाई होगी 2 से 3 सेंटीमीटर आकार की। ठीक है, उसके बाद में पर बात करें कि क्या कार्य, कि इनका कार्य क्या है। जैसे अपन ने पढ़ा कि वर्ष के 2 कार्य थे, तो क्या कर रहे थे? शुक्राणु का निर्माण यानी मेल गेमेट्स बना रहे थे, और दूसरा जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका सीक्रेशन कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पर अंडाशय की 2 काम रहेंगे। पहला तो क्या करेंगे? फीमेल गेमेट्स क्या बनाएंगे? अंडाणु, बोले तो एग, ये बनाएंगे। तो दूसरा क्या करेंगे कि इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के अंदर जो मादा हार्मोन होते हैं, कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उन हार्मोनों का क्या करेंगे? ये सीक्रेशन करेंगे। ठीक है, ये हो गई इनकी स्थिति, आकार और कार्य के बारे में। बात करें अपन इनकी संरचना, तो जो अंडाशय होते हैं ये बाहर किससे? एपिथीलियम, एपिथीलियम उत्तकोशी चारों तरफ से क्या होंगे? ढके रहेंगे। इनका जो आंतरिक भाग है, उस आंतरिक भाग को बोलते हैं पर क्या? अंडाशय स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का हिंदी में बोलते हैं क्या? पीठी का। जिसके भी 2 भाग होंगे, एक तो कौन सा भाग होगा? बाहरी वलकुट भाग होगा, और एक कौन सा भाग होगा इसका? आंतरिक मध्यांश भाग, बोले तो ये इसका एक्सटर्नल कॉर्टेक्स भाग होगा और ये इसका इंटरनल मेडुला भाग होगा। ये इसके अंदर वाले पार्ट के 2 भाग हो गए, आंतरिक सॉरी बाहरी वलकुट और आंतरिक मध्यांश। और बाहर क्या होता है? इसमें एपिथेलियम ऊतकों का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने क्या? मादा जनन तंत्र
के अंदर पाए जाने वाले जो प्रमुख अंग है जिसका नाम क्या है, अंडाशय, उसकी बात। अब अपन बात करते हैं इसकी जो बाह्य जनन अंग होते हैं, कौन से, जो बाह्य मादा जनन अंग होंगे उनकी अपन बात करते हैं, ठीक है। बाह्य मादा जनन अंगों की बात करें तो उसके अंदर देखो क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें जघनशय। दूसरा जो जनन अंग आएगा कौन सा वाला, बाह्य मादा जनन, उसका नाम होगा बृहद्बगोष्ठ। तीसरा जो होगा उसको बोलेंगे अपन लघुगोष्ठ। चौथा इसके अंदर आएगा क्या, हाइमन। पांचवा क्लेटोरिस, ठीक है। बृहद्बगोष्ठ को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या, लेबिया मेजोरा। इसका क्या नाम हो जाएगा, लेबिया माइनोरा। हाइमन को बोलते हैं योनि छद। और नेक्स्ट क्या होगा, ये क्या, भगशय, ठीक है। अब ये क्या है, अपने बाह्य मादा जनन अंग है, मतलब बाहरी रूप से जो दिखेंगे वो वाले जनन अंग। सबसे पहले अपन बात करें इसकी जघनशय की, तो जघनशय क्या होता है, वसीय ऊतकों से बना हुआ एक मोटा आवरण होता है, जो बाहरी आवरण होता है, जो कैसा होता है, रोमिल होता है, मतलब इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इसी के नीचे पाया जाता है क्या, बृहद्बगोष्ठ, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है। उसके बाद में इसी के जस्ट नीचे पाया जाएगा क्या, लघुगोष्ठ, ठीक है। कितने दे होंगे, दो दो होंगे, एक इधर एक इधर। और जहां पर दोनों लघुगोष्ठ आपस में मिलते हैं वहां पर एक अंगुलीनुमा संरचना होती है, उस संरचना को बोला जाता है क्या, क्लाइटोरिस या क्लेटोरिस, जिसको बोलते हैं क्या, भगशय। ये क्या होता है, एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है किसके अंदर, फीमेल पार्ट्स के अंदर। उसके बाद में आता है क्या, हाइमन या योनि आच्छद, यानी योनि का आवरण, जो एक पतला आवरण होता है, जो इंटरकोर्स प्रोसेस के दौरान या कह सकते हैं मैथुन प्रक्रिया के दौरान क्या हो जाता है, ये टूट सकता है या टूट जाता है, जिससे ब्लीडिंग होती है। अब जरूरी नहीं कि ये केवल इंटरकोर्स या मैथुन के टाइम ही टूटे, ये जैसे स्पोर्ट्स पर्सन कहीं होते हैं या साइकिल चलाने, घुड़सवारी करने या और भी अदर एक्टिविटीज के कारण ये क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, टूट सकता है। तो ये हो गए अपने पास में क्या, बाह्य मादा जनन, ठीक है। इन्हीं के अंदर अपन बात करें कि बाह्य मादा जनन के अंदर और क्या पाई जाती है, इसमें पाई जाती है बार्थोलिन ग्रंथियां। ये बार्थोलिन ग्रंथियां क्या करेगी कि मैथुन क्रिया के समय म्यूकस का सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकस का सिक्रेशन से क्या होगा, थोड़ा सा लुब्रिकेट, जो वहां का एरिया है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है मैथुन प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। अब इसके बाद में बाह्य मादा जनन के बाद में इन्हीं के अंदर आता है क्या, स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथि। इसका डायग्राम आप एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हो आराम से, लेकिन इनका जो क्रम है वो क्रम अपने को ध्यान रखना है कि स्तन ग्रंथियों में सबसे पहले क्या आएगी, स्तन पालिकाएं, जो लगभग इनकी जो संख्या होती है वो होती है कितनी, 15 से 20। उसके बाद में आती स्तन पालिकाओं से निकलेगी क्या, स्तन कूपिकाएं। स्तन कूपिकाओं से निकलती क्या, स्तन वाहिनियां। स्तन वाहिनियों से निकलेगी क्या, स्तन नलिकाएं। स्तन नलिकाएं मिलकर बनाती है क्या, तुम्बिका। तुम्बिका के बाद में उससे निकलेगी क्या, दुग्ध वाहिनी। और उस दुग्ध वाहिनी में क्या होगा, दुग्ध का सिक्रेशन होगा, ठीक है।